सोचिए, एक ऐसा विचार जो ताकतवर साम्राज्यों को जमींदोज कर दे और नए देशों को जन्म दे। एक ऐसा विचार जिसने यूरोप का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की और समझेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ। लेकिन इतिहास की गहराइयों में उतरने से पहले आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या चीज़। इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये सिर्फ देश से प्यार करने तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी भावना है। ये वो एहसास है जो लोगों को भाषा, संस्कृति और इतिहास के एक मजबूत धागे से जोड़ता है और अपनी एक पहचान के लिए खड़ा होना सिखाता है। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है फ्रांस से, वो जगह जहां राष्ट्रवाद का ये विचार पहली बार एक क्रांति की शक्ल में फूटा, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, फ्रांस उस समय एक तरह का प्रेशर कुकर बन चुका था। एक के बाद एक बड़ी क्रांतियां हुईं और इन सब ने मिलकर राजशाही की पुरानी व्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख दिया। 1789 की जो क्रांति थी वो राजा लुई सोलह के खिलाफ भड़की। उन्हें लोग एक एकदम निरंकुश शासक मानते थे। मतलब एक ऐसा राजा जो किसी की नहीं सुनता, विरोध को कुचल देता है और जिसने आम लोगों पर टैक्स का भारी बोझ डाल रखा था। और फिर लोगों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। नतीजा ये हुआ कि राजा को गद्दी से हटा दिया गया, उसे फांसी दे दी गई और राजशाही की जगह एक बिल्कुल नए विचार ने ले ली, लोकतंत्र की। एक ऐसी सरकार जो लोगों की हो। अब इसी उथल-पुथल और अराजकता के बीच से एक नाम उभर कर सामने आया, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने खुद को सम्राट बना लिया, अपने बनाए कानून पूरे यूरोप में फैलाए और फिर उसकी हार ने पूरे महाद्वीप में ताकत का समीकरण ही बदल कर रख दिया। अच्छा, फ्रांस से अब चलते हैं इटली की तरफ। उस वक्त इटली कोई एक देश नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों का एक झुंड था। हर राज्य का अपना अलग राजा, अपने अलग नियम। तो इटली को एक करना कोई आसान काम नहीं था। इसके रास्ते में कई बड़ी रुकावटें थीं। एक तो ये अंदरूनी तौर पर बटा हुआ था, ऊपर से ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे बड़े देश दखल देते रहते थे। और तो और पोप की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी थीं। इन मुश्किलों से पार पाने के लिए तीन बड़े चेहरे सामने आए। मैत्सिनी, एक विचारक जिसने अपने लेखन से क्रांति की आग जलाई। कावूर, एक चतुर राजनेता जिसने कूटनीति का खेल खेला। और गैरिबाल्डी, एक जांबाज सैनिक जिसने अपनी तलवार के दम पर राज्यों को जीता। इन तीनों ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और फिर दशकों के संघर्ष, सियासी दांव-पेंच और कई लड़ाइयों के बाद आखिरकार वो साल आया, 1871 में इटली को एक एकजुट राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब जिस वक्त इटली में ये सब हो रहा था, ठीक उसी समय एक और जगह ऐसी ही कहानी दोहराई जा रही थी, जर्मनी में। और जर्मनी की हालत तो इटली से भी ज्यादा बिखरी हुई थी। जर्मनी की समस्या तो और भी बड़ी थी। सोचिए, 300 से भी ज्यादा छोटे छोटे राज्य, ऊपर से धर्म के नाम पर भी उत्तर और दक्षिण बटे हुए थे। मतलब जर्मन होने का कोई एक साझा एहसास था ही नहीं। इस बेहद मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए जो शख्स सामने आया, उसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया का चांसलर। और उसका संदेश एकदम साफ था। उसका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों से नहीं बल्कि रक्त और लौह की नीति से होगा, यानी ताकत के जोर पर। बिस्मार्क का प्लान एकदम सीधा था। उसने दो बड़े युद्धों की बिसात बिछाई। पहले ऑस्ट्रिया को हराकर यह साबित किया कि जर्मनी का नेता प्रशिया ही है, और फिर फ्रांस को हराकर बाकी सभी जर्मन राज्यों को अपने साथ मिला लिया। और बिस्मार्क की रणनीति पूरी तरह कामयाब रही। 1871 में, ठीक उसी साल जब इटली एक हुआ था, जर्मन साम्राज्य का भी जन्म हुआ। यूरोप के नक्शे पर एक नई महाशक्ति उभर चुकी थी। अब फ्रांस, इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की जो ये चिंगारी भड़की थी, वो बस वहीं तक सीमित नहीं रही। इसकी गूंज पूरे यूरोप में सुनाई देने वाली थी। ये आग धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगी। यूनान के लोगों ने तुर्की साम्राज्य के खिलाफ बगावत की। हंगरी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य से अपनी अलग पहचान मांगी और पोलैंड ने रूसी शासन से आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया। हर जगह लोग अब अपना देश, अपना शासन चाहते थे। तो ये पूरा दौर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है जो आज भी उतना ही अहम है। किसी भी राष्ट्र की असली नींव क्या होती है? क्या वो सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर है, या कोई शक्तिशाली राजा, या फिर ये इनसे भी बढ़कर कुछ है,
एक साझा कहानी, एक जैसी संस्कृति और एक होकर रहने की इच्छा।